Hi friends, welcome to the channel JIV and CIV Made Simple. So this is our BFM previous year question practice set. तो BFM में जो पिछले सालों में जो केस स्टडी पूछे गए हैं, आज मैं आपके सामने वो केस स्टडी लेकर आया हूँ। कुल मिलाकर 3 से 4 सेट है केस स्टडीज़ का, अलग अलग वेरिएशन है केस स्टडी में। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो यदि आपको ये सेट पसंद आया तो जरूर मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। डिपेंड्स ऑन वेदर यू लाइक द सेट और नॉट, एंड इफ यू रियली लाइक द सेट, दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन सेट, प्लीज हिट द लाइक बटन और राइट डाउन कमेंट दैट आई शुड कंटिन्यू द पार्ट 2 ऑल्सो। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। मैं आपको सवाल समझाता हूँ क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक कस्टमर है आपके बैंक का, वो आपको अप्रोच किया एक्सपोर्ट बिल के लिए, जिसको 16 जून 2021 को डिस्काउंट किया गया। ठीक है, देखिए ऐसा समझिए कि ये 16 जून का है बात। ठीक है, 16 जून 21 को क्या किया गया, डिस्काउंट किया गया। तो आप बिल डिस्काउंटिंग समझते होंगे, राइट। तो इस एक्सपोर्ट बिल को डिस्काउंट किया गया अगेंस्ट द बिल ऑफ, ये 0.2 मिलियन यूरो है, ठीक है, पाउंड है, सॉरी। तो आपने इसे डिस्काउंट किया 0.9 मिलियन पाउंड पे, और इसका मैच्योरिटी कब है, 18 सितंबर को है। तो 18 सितंबर को ये मैच्योरिटी है। डिस्काउंटिंग समझते हैं ना। डिस्काउंटिंग का मतलब ये हुआ कि एक कस्टमर आपके पास आया बिल लेकर, वो आपको बोला सॉरी, तो वो आपको बोला कि अभी मुझे सख्त पैसा की आवश्यकता है, तुरंत पैसे की आवश्यकता है, तो आप ये बिल रख लीजिए और मुझे इस बिल के पैसे अमाउंट मुझे दे दीजिए, और जो भी आपका चार्जेस वगैरह है वो काट के, और डिस्काउंट, इसी को डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 16 जून 2021 को आपके पास आया, आपने डिस्काउंट किया बिल को, और बिल कितना का था, 0.2 मिलियन डॉलर का था, 0.2 मिलियन पाउंड का था। तो आपने उसे 0.9 मिलियन पाउंड में डिस्काउंट किया, मैच्योरिटी मतलब इतना में डिस्काउंटिंग किया, और मैच्योरिटी कब, 18 सितंबर 2021 का। लेकिन 18 सितंबर को क्या हुआ कि बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर तो आप जानते ही होंगे, कैंसिल हो जाना, डिसऑनर को कहते हैं। डिसऑनर मतलब कि कैंसिल हो जाना होता है। तो उस दिन का एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है 1 पाउंड बराबर इतना रुपीस। हाउ मच अमाउंट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द कस्टमर फॉर सच डिसऑनर इफ चार्जेस फॉर डिसऑनर आर इतना, एंड आरबीआई इंटरेस्ट रेट इज 8%। तो देखिए आपने 0.2 मिलियन का बिल को 0.19 मिलियन में डिस्काउंट किया था पहले, ठीक है, और फिर 18 सितंबर को ये डिसऑनर हो गया। एक तरह समझिए कि कैंसिलेशन वाला प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बिल, ठीक है। और आपको डिसऑनर का चार्ज दिया हुआ है और आरबीआई का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 8% का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आप इंटरेस्ट रेट तो लेंगे ही ना, राइट। तो इंटरेस्ट तो आप लेंगे ही, तो वो इंटरेस्ट रेट एक अलग पोर्शन होगा, और जो चार्जेस है डिसऑनर का वो एक अलग पोर्शन होगा। तो ये दोनों को ऐड करके और फिर जो टोटल अमाउंट है उसको ऐड करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, टोटल अमाउंट मिलेगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि मैं आपको समझाता हूँ। देखिए डिस्काउंटिंग ऑफ बिल को डिस्काउंट किया गया इतना के लिए। अब देखिए यहाँ पे आपको जो रेट दिया हुआ है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिए कि उस दिन का रेट क्या था, इसमें से कौन सा रेट लिया जाए, बाइंग रेट लिया जाए या सेलिंग रेट लिया जाए। तो क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे कैसा बिल लिखा हुआ, एक्सपोर्ट बिल, और एक्सपोर्ट बिल को आपको पता है कि बाइंग रेट लगता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, डिसऑनर हो रहा है, मतलब कि कैंसिलेशन का केस है। और आपको पता होगा कि कैंसिलेशन के केस में यदि हमारा बाइंग रहता है तो वहाँ पे हम लोग सेलिंग रेट लेते हैं, और यदि हमारा सेलिंग रहता है तो वहाँ पे हम लोग बाइंग रेट लेते हैं, अपोजिट लेते हैं। तो इस केस में हमारा बाइंग हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, सेलिंग रेट लेंगे। यानी जो हम लोग एक्सचेंज रेट को लेंगे वो 84.228 को लेंगे। ये बातें समझ में आई आपको। पहला पॉइंट यही चीज ध्यान रखना है कि कौन सा रेट लिया जाए, समझे। तो 1 पाउंड बराबर 84.228 आप लेंगे। तो आपको बेसिकली डिस्काउंटिंग कितना का करना है, 0.19 का करना है ना। तो 0.19 को आप क्या करेंगे, एक्चुअली आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि 0.19 को 84.228 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मिलियन है तो मिलियन को आपको रुपीज़ में लिखना पड़ेगा। मिलियन बेसिकली 10 लाख होता है, और इसको 84.228 इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको मिलेगा, आई थिंक इट इज़ 1,60,33,320। तो ये आपको मिलेगा। अच्छा, अब दूसरा, एक तो ये कंपोनेंट हो गया हमारा, हमने एक्सचेंज रेट निकाल लिया क्या उस पार्टिकुलर दिन में हमारा जो 0.19 मिलियन डॉलर था, बिलियन डॉलर था, मिलियन रुपीज़ था, उसका रुपीज़ में क्या वैल्यू है। अब उसके बाद हमारा आता है डिसऑनर चार्ज कैलकुलेशन। तो रेट कितना दिया हुआ है, 0.025। तो आपको इसका 0.025 निकालना पड़ेगा, यानी कि 16,00,3320 का 25 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 100। तो ये रेट आपको निकालना पड़ेगा। तो ये आपको मिलेगा 4000 के आसपास। आप इसे कैलकुलेट कीजिए, यू विल गेट नियर अबाउट 4000.83। तीसरा पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इंटरेस्ट में सबसे पहले आप डेज निकालेंगे ना, तो आपको देखिए ये बिल कब बना था, 16 जुलाई को। तो जुलाई में आपका कितना दिन हो गया, जुलाई में 16 दिन हो गया, 16 to 31।
उसके बाद अगस्त में कितना दिन हो गया, अगस्त में 31 डेज हो गया। फिर सितंबर में कितना दिन हो गया, 18 दिन हो गया। इसको ऐड कीजिए, 8 1 9 9 6 15 और फिर 3 1 4 1 5 1 6 65, यानी 65 दिन होगा आपका। तो 65 डेज का इंटरेस्ट लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P कितना लेंगे हम लोग, ये P लेंगे 16,00,3320। आर क्या लेंगे, आर हमें 8% दिया हुआ है। टी क्या लेंगे, 65 डे लेंगे, इसको 365 से डिवाइड कर देंगे और बाय 100 कर लेंगे। तो इसको आप सॉल्व करेंगे ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल गेट 2,27,992 रुपया ब्याज लगेगा। तो कितना अमाउंट हमें रिकवर करना पड़ेगा, तीनों को जोड़ दीजिए। किसको किसको जोड़ दीजिए, तो एक तो आपका जो ओरिजिनल बिल एक्सचेंज रेट था उसको जोड़ दीजिए, उसके बाद जो आपका डिसऑनर चार्ज है उसको जोड़ दीजिए, और फिर फाइनली जो आपने इंटरेस्ट अभी निकाला है, इंटरेस्ट कितना निकाला है अभी, यहाँ देखिए निकाला है ना 27,000, तो इसी को जोड़िए तो आपको मिलेगा 1,62,65,35,313। तो इतना अमाउंट रिकवर करना है। तो इस प्रकार का सवाल आया था 2022 में, और आपको इस तरह की कैलकुलेशन करना था। 4 ऑप्शन दिया गया, 2 नंबर का सवाल था। तो होपफुली आप ये समझ जाएंगे कि बिल डिसऑनर का मतलब बिल कैंसिलेशन वाला केस होता है और इसका ट्रीटमेंट सिमिलर होता है। चलिए अगला सवाल पे आते हैं। अब देखिए ये भी सवाल VAR से रिलेटेड है, वैल्यू एट रिस्क से रिलेटेड है। आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 1 डे का VAR किसी पोर्टफोलियो का 50,000 है 97% कॉन्फिडेंस लेवल से, तो 1 साल के पीरियड में मान लीजिए 300 ट्रेडिंग डे होता है, तो कितना बार ऐसा होगा कि पोर्टफोलियो का लॉस जो है 50,000 से ज़्यादा होगा। ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ एक एक चीज़ों को। देखिए सबसे पहले VAR को समझिए। VAR का मतलब होता है वैल्यू एट रिस्क। ये एक तरीका होता है कि आप मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस को मेजर कर सकें किसी पोर्टफोलियो का। पोर्टफोलियो क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। यानी कि आपके पास कोई पोर्टफोलियो है, उसमें कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग वैल्यू एट रिस्क को यूज करते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। अब सवाल क्या है, एक दिन का VAR दिया हुआ है 50,000, ठीक है, 97% कॉन्फिडेंस लेवल। इसका मतलब ये हुआ, आपसे पूछा जा रहा है कि साल में लॉस कितना बार जो है 50,000 से ज़्यादा होगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक पोर्टफोलियो है इन्वेस्टमेंट का और आप जानना चाह रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा एक दिन में कितना बार होगा लॉस करेगा। तो VAR कैलकुलेशन कहता है कि 3% चांस है, ठीक है, क्योंकि 97% माइनस कर दीजिए 100 में से, तो 3% चांस है कि 50,000 से आप ज़्यादा लूज करेंगे। ठीक है, तो VAR हमारे क्या होता है, वर्स्ट पॉसिबल केसेस। वही अभी मैंने आपको बताया ना VAR का डेफिनेशन कि मैक्सिमम पोटेंशियल लॉस, राइट। 3% चांस है कि आप 50,000 से ज़्यादा लूज करेंगे एक पार्टिकुलर दिन में, लेकिन आपको यहाँ पे साल में पूछ रहा है, तो 300 ट्रेडिंग डे एक साल में। ठीक है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे एक्सीड 3% ऑफ द टाइम। तो 3% ऑफ द टाइम यानी कि 360 का 3% निकाल लीजिए, यानी 300 का 3% निकाल लीजिए, यानी कि 9 दिन, समझे। तो 9 दिन ऐसा होगा जब हम हमारा जो लॉस होगा वो 50,000 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपली यूनिटरी मेथड है, राइट। यू कैन कैलकुलेट इट बाई सिंपली अप्लाइंग द यूनिटरी मेथड। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए, इस प्रकार का सवाल ना कॉमन है, हर एक साल पूछा ही जाएगा। ठीक है, जैसे आपको PNCPS 2,000 दे देगा, RNCPS रेजिडुअल मैच्योरिटी 3 साल का 2,000 दे देगा, PDI यानी परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट 1,500 का दे देगा, पेड कैपिटल 8,000 का दे देगा। दोस्तों हमारे पास इस तरह की बहुत सारे सेट्स अवेलेबल है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड। क्योंकि दोस्तों जितने भी केस स्टडी 2019 से लेकर अभी तक पूछे गए सभी का हमारे पास कलेक्शन अवेलेबल है, जिसको आप हमारे BFM का क्वेश्चन बैंक में एक्सेस कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए मुझे व्हाट्सएप करें। इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सच टाइप ऑफ क्वेश्चन, प्लीज यू कैन परचेज आवर BFM क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में इस तरह के बहुत सारे सवालों को हमने ऐड करके रखा है आपके प्रैक्टिस करने के लिए। तो PNCPS दे रखा है, RNCPS दे रखा है, PDI दे रखा है, पेड अप कैपिटल दे रखा है, और बेसल कंप्लाइंट डेटेड सिक्योरिटी फॉर टियर 2 दे रखा है 1,500, रिवैल्यूएशन रिजर्व 1,000, स्टैट्यूटरी रिजर्व 4,000, कैपिटल रिजर्व 2,000, क्रेडिट बैलेंस और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में 3,500, जनरल प्रोविजन एंड लॉस रिजर्व 2,000, गुडविल इतना, क्रेडिट रिस्क वेटेड एसेट इतना। ठीक है, ये सब डाटा को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप एक बार खुद से ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। CET1 निकालने कहा जा रहा है, ऐसे करके 5 क्वेश्चन पूछ देगा। CET1 निकालो, AT1 निकालो, टियर 2 निकालो, फिर बताओ कि CET1 का रेशियो क्या रहेगा, ऐसे करके 5 सवाल रहेगा, केस स्टडी फॉर्मेट में रहता है। और ये सवाल हर एक साल आना ही आना है,
फिक्स है, ठीक है, क्योंकि किसी न किसी घुमा फिरा के कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन घुमा फिरा के कभी CT1 पूछ देगा, कभी AT1 पूछ देगा, कभी T1, कभी T2, ऐसे करके कुछ भी पूछ देगा, ठीक है। अब पहले CT1 निकालते हैं, लेकिन CT1 तभी ना निकाल पाइएगा जब आप समझिएगा कि PNCPS किसका पार्ट होता है, RNCPS किसका पार्ट होता है, PDI किसका पार्ट होता है। इसको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है अपने वीडियोज़ में, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखिए, PNCPS जो होता है ना, वो हमारा एडिशनल Tier 1 कैपिटल का पार्ट होता है, RNCPS T2 का कैपिटल होता है, T2 का पार्ट होता है, PDI हमारा AT1 का पार्ट होता है। तो देखिए, तो कहने का मतलब कि ये जो हमारा PNCPS है, दिस PNCPS ये हमारा AT1, ठीक है, PDI AT1, और ये RNCPS T2 Tier 2 का पार्ट होगा। पेड अप कैपिटल CT1 का होता है, रिवैल्यूएशन रिजर्व CT1 का होता है, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व किसका होता है बताइए, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस। तो देखिए, हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि CT1 का कौन कौन सा पार्ट है, पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन रिजर्व को ना 55% डिस्काउंट करने पे तभी जो पोर्शन बचता है वही हमारा CT1 का पार्ट होता है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना दे रखा है, 1000 दे रखा है, 1000 दिया हुआ ना रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो इसका आप 55% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये 550। तो 550 डिस्काउंटिंग करना है, यानी कि 1000 में से 550 को माइनस करना है, यानी 450 वाला पोर्शन ही जो हमारा है वही रिवैल्यूएशन रिजर्व को हमें CT1 में कंसीडर करना है। तो याद रखिएगा, आपसे यदि पूछा जाए कि रिवैल्यूएशन रिजर्व किसका पार्ट होता है, तो आप बोलेंगे CT1 का, यानी कॉमन इक्विटी Tier 1 का पार्ट होता है, एट द डिस्काउंट आफ्टर टेकिंग डिस्काउंट ऑफ 55%, यानी 45% का होता है। सिंपल सी बात है, तो ये ध्यान रखना है। तो CT1 हमने ले लिया। उसके बाद जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है, गुडविल है, ये सब हमारा CT1 का ही पार्ट होगा, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि गुडविल को माइनस करना है, सब कुछ जोड़ के। तो CT1 यदि आपको निकालना है ना, तो पेड अप कैपिटल 8000 ले लीजिए, स्टैट्यूटरी रिजर्व 4000 ले लीजिए, कैपिटल रिजर्व 2000 ले लीजिए, रिवैल्यूएशन रिजर्व 450 ले लीजिए, क्रेडिट बैलेंस 3500 ले लीजिए, सभी को जोड़ दीजिए। आपने जोड़ दिया, और जो आपका रेगुलेटरी एडजस्टमेंट और डिडक्शन है उसको माइनस करना है। तो ये गुडविल जो है ना, उसको आपको माइनस करना पड़ेगा 1000। तो 1000 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16950, ठीक है। तो टोटल CT1 हमारा निकल गया 16950। अब आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि AT1 कितना है, कमेंट सेक्शन में बताइए आपका T1 कितना है, T2 कितना है, ऐसे करके बताइए क्या क्या है। क्योंकि दोस्तों ये सवाल फिक्स है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और इसे सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट पार्ट है कि एक फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है $10,000 का, उसको बैंक बी ने बुक किया अपने कस्टमर के लिए, रेट था 71.60 और ड्यू फॉर डिलीवरी है 7 डे लेटर। बैंक हैज कवर्ड इटसेल्फ इन मार्केट एट 71.68। बहुत सा सवाल है, समझिए ध्यान से। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, कितने का है, $10,000 का है। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं ना, ठीक है। बैंक बी ने बुक किया है अपने कस्टमर के लिए, किस रेट पे, 71.60 के रेट पे, और 7 दिन बाद डिलीवरी होगा। बैंक ने अपने आप को मार्केट पे कवर कर लिया है इस रेट पे, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ऑन ड्यू डेट द कस्टमर रिक्वेस्ट टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट बाय 1 मंथ। द प्रिवेलिंग रेट, अब ड्यू डेट के अंदर रेट ये है, 1 मंथ का रेट ये है, 2 मंथ का रेट ये है, और एक्सचेंज मार्जिन दे रखा है इतना, सेल और परचेज दोनों के लिए। तो पहला पूछा गया है कि रेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट ऑन ड्यू डेट विल बी। तो यदि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट को यदि कैंसिल करना है ड्यू डेट में, तो वो रेट ऑफ कैंसिलेशन क्या होगा, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है। फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली एक तरह का ना आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसके थ्रू हम करते क्या है कि अपने आप को फ्लक्चुएशन से, करेंसी फ्लक्चुएशन से अपने आप को सेव करते हैं। तो बैंक बी ने क्या किया, बैंक बी को लग रहा था कि हाँ 7 दिन बाद जब डिलीवरी होगा उस दिन जो है रेट हाई बढ़ सकता है, राइट। तो हमको हो सकता है कि ज़्यादा पैसा देना पड़े खरीदने के लिए, तो हमने क्या करता है, रेट फिक्स कर लेते हैं। कितना का रेट फिक्स कर लेते हैं, 71.60, ठीक है। और उसके बाद ड्यू डेट में क्या हुआ कि स्पॉट रेट दिखा इसको 70.10। तो बैंक तो बोल रही है कि सस्ता है, तो बैंक चाहेगी ना कि हम कैंसिल करवा लें फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। अब सवाल है कि फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट यदि बैंक कैंसिल करवाना चाहे तो कैंसिलेशन का रेट क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं, डॉलर को एक्सचेंज करना है इंडियन रुपीज में, फिक्स रेट है 71.60, राइट। फिक्स रेट कितना है, 7660, बैंक भी। लेकिन आप जो है कैंसिल कराना चाह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो कैंसिल कराने के लिए बैंक को आपको डॉलर बेचना पड़ेगा, राइट, और इंडियन रुपीज खरीदना पड़ेगा आपसे। तो वो करंट मार्केट रेट को यूज करेगी। करंट मार्केट रेट क्या है, 70.10 है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 70.10 को यूज करेगी। लेकिन बैंक एक फी भी चार्ज करेगी, यानी कि 0.10%। यहाँ देखिए मार्जिन लिखा हुआ है 0.10%। तो आप क्या कीजिए, इस फी को अपने मार्केट रेट से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यानी कि 70.10 का आप 0.10% निकालेंगे तो आपको बेसिकली इतना मिलेगा,
ठीक है। तो जैसे समझिए कि आप एक परचेज को रिटर्न कर रहे हैं, आपने कोई चीज़ खरीदा और आप उसको रिटर्न करना चाह रहे हैं, तो बैंक भी कैलकुलेट करिए कि वो वापस आपको कितना दे। ठीक है, तो बैंक बी ने एक फॉरवर्ड परचेज बुक कॉन्ट्रैक्ट बुक किया, $10,000 का है, यहाँ देखिए लिखा गया है $10,000 का बुकिंग हुआ है। ठीक है, और रेट क्या है 71.60 फॉर द कस्टमर ड्यूरिंग 7 डेज। बैंक भी अपने आप को कवर कर लिया इस रेट पे, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाह रहा है 1 मंथ से। ठीक है, तो पहला है कैंसिलेशन रेट को निकालने का। तो कैंसिल करने के लिए बैंक बी को यूएसडी बेचना पड़ेगा, आईएनआर खरीदना पड़ेगा। प्रिवेलिंग स्पॉट रेट इतना है, तो बैंक यूएसडी बेच रही है तो उसको लोअर रेट मिलेगा स्पॉट रेट का, जो कि 70.10 है, लेकिन एक्सचेंज मार्जिन है 0.10% का। तो आप 70.10 का 0.10% निकाल लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए, तो लगभग 70.03 आएगा। तो जो कैंसिलेशन का रेट होगा ड्यू डेट में वो 70.03 होगा। सिंपल सी बात है, बात करें जब भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा तो बैंक भी यूएसडी बेचेगी और आईएनआर खरीदेगी स्पॉट रेट पे इतना माइनस स्मॉल एक्सचेंज मार्जिन इतना, इस कारण से 70.03 होगा। फिर से वही सवाल है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है, डिलीवरी फरवरी 21 में होने वाला है, यूएसडी इतना अगेंस्ट स्पॉट एक्सचेंज ऑफ इतना, ऑल्सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ यूरो इतना फॉर डिलीवरी इतना, ट्रेडेड है इतना। ठीक है, तो व्हाट विल लॉस एंड प्रॉफिट बाय स्पॉट रेट ऑफ जीपी। अब यहाँ पे देखिए ये अलग तरह का सवाल है, इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि दो तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। एक तो हमारा जीबीपी में हो रहा है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड में हो रहा है। ठीक है, डिलीवरी कब हो रहा है 25 फरवरी को। ठीक है, और यूएसडी दिया हुआ है 1.350, कितना दिया हुआ है 1.350, और स्पॉट एक्सचेंज रेट है 1.40, और दूसरा है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है यूरो का दिया हुआ है 20,000 का। ठीक है, और डिलीवरी कब होना है 24 फरवरी को डिलीवरी होना है। इसको ट्रेड किया जा रहा है 1.20 यूएसडी पे, स्पॉट रेट दे रखा है 1.25 पे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि लॉस और प्रॉफिट बायर को कितना होगा यदि जीबीपी का जो स्पॉट रेट है वो इतना है। बढ़िया सवाल है। तो आपको तो आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है बायर को। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि फ्यूचर प्राइस को स्पॉट प्राइस से कंपेयर करना पड़ेगा डिलीवरी डेट में, तभी जाके हम प्रॉफिट या लॉस बता पाएंगे। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है जीबीपी का $25,000 का, 25,000 जीबीपी का, और फ्यूचर प्राइस दे रखा है 1.350, इनिशियल स्पॉट एक्सचेंज रेट 1.40 दिया हुआ, देखिए यहाँ दिया हुआ था इनिशियल स्पॉट एक्सचेंज रेट जो है 1.40 है, यहाँ लिखा है ना अगेंस्ट स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑफ इतना। तो डिलीवरी डेट में स्पॉट एक्सचेंज कितना है 1.4120। ठीक है ना, जो हमारा डिलीवरी डेट होगा यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 25 तारीख को जो स्पॉट रेट है, डिलीवरी डेट 25 तारीख को ही तो है, 25 तारीख को स्पॉट रेट दिया 1.4120। पहले आप फ्यूचर प्राइस को कैलकुलेट कीजिए, तो बायर एग्री किया कि वो जीबीपी को फ्यूचर प्राइस में खरीदेगा जो कि है 1.3550। देखिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही होता है ना कि जो बायर है वो बोल रहा है कि हम जीबीपी 25,000 खरीदेंगे, लेकिन किस प्राइस पे खरीदेंगे जीबीपी 25,000 वो देखिए, ये खरीदेगा जीबी 25,000 को, लेकिन इसने फ्यूचर प्राइस क्या सेट करके रखा है तो 1.3550, मतलब इस रेट पे वो खरीदेगा। ठीक है, तो ये यही होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो आप प्राइस को यदि कंपेयर कीजिए तो फ्यूचर प्राइस है हमारा 1.3550 और स्पॉट प्राइस जो 25 फरवरी का है वो है 1.4120, यहाँ देखिए दिया हुआ है 1.4120। बेसिकली तो यहाँ पे बायर ने लॉकिंग किया है प्राइस को 1.350 यूएसडी पर जीबीपी, लेकिन मार्केट प्राइस जो है 1.4120 पर जीबीपी है। ठीक है, तो बायर के पास बेनिफिट है ना कि वो जीबीपी को सस्ते में खरीद रहा है देन मार्केट प्राइस, क्योंकि मार्केट प्राइस है 1.4120 और वो खरीद रहा है 1.350 में, तो प्रॉफिट पर जीबीपी कितना हो रहा है 0.062 का हो रहा है। और टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट कितना है 25,000 जीबीपी था, तो 25,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.062 से, तो आपको 1550 यूएसडी का प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ में आया? पहला सवाल समझ में आया कि यदि आप जीबीपी 25,000 जीबीपी को खरीदते हैं अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को ही एक्सरसाइज करते हुए 25 फरवरी को, तो आपको प्रॉफिट होने वाला है $1550 का। ठीक है, ये पहला सवाल था। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा दूसरा डेटा दिया हुआ है उससे रिलेटेड है। चलिए दूसरा सवाल है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट वही है, सेम सिचुएशन है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है यूरो 20,000 का, इसको 24 फरवरी को डिलीवर करना है, उसको ट्रेड किया जा रहा है 1.20 यूएसडी अगेंस्ट स्पॉट रेट ऑफ इतना। तो स्पॉट रेट उस दिन इतना था, उस पर ट्रेडिंग किया जा रहा है इसमें इतना, और 1.2710 जो है उस दिन का 25 तारीख का ये है आपका। तो अब सवाल है कि आपको बताना है कि लॉस और प्रॉफिट क्या होगा। हाँ, बायर यदि यूरो वाला केस है, मतलब ये वाला केस है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यूरो का अमाउंट कितना है 20,000 यूरो है, फ्यूचर प्राइस कितना है 1.20, स्पॉट रेट क्या है कॉन्ट्रैक्ट के टाइम में 1.25 है। ठीक है, तो आप फाइनल स्पॉट रेट देख लीजिए। फाइनल स्पॉट रेट जो यूरो का होगा 25 तारीख को वो कितना होगा 1.2710,
ये यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको 1.2710। ठीक है, तो अब सवाल है कि आप देखिए कि जो स्पॉट रेट है उस दिन का स्पॉट रेट है वो है 1.2710, और इसने जो रेट फिक्स किया है बायर ने वो कितना रेट फिक्स किया है, वो फिक्स किया है 1.20। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्सरसाइज करना चाहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जब भी इंटर करेगा तो वो चाहेगा कि यूरो को 1.20 पे खरीदे जिस पे उसने फिक्स किया था। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए तो उसका प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी 0.0710, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ यूरो से जो कि हमारा 20,000 है, तो आपको टोटल प्रॉफिट मिल जाएगा जो कि 1420 होगा इस केस में। फिर से वही सवाल है, इसमें देखिए इस तरह का केस स्टडी पूछा गया था। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है इतना, US डॉलर इतना पे इसने ट्रेड किया, स्पॉट एक्सचेंज रेट इतना है, फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इतना का है, ट्रेड किया इतना पे, स्पॉट एक्सचेंज रेट इतना है। व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस टू बायर ऑन यूरो फ्यूचर इफ द स्पॉट, देखिए स्पॉट रेट हमने 1.18 कर दिया, आप बताइए क्या प्रॉफिट या लॉस है। ये मॉड्यूल सी का सवाल है। ठीक है, बताइए अब आप देखिए स्पॉट रेट को हमने 1.18 कर दिया। ठीक है, आप समझिए कि जब 25 तारीख आएगा तो उसको 1.18 एक ये यूरो का वैल्यू 1.18 USD होगा, और अभी जो एक यूरो का वैल्यू है हमने जो फिक्स कर रखा है वो 1.20 है, तो वो तो एक्सरसाइज नहीं करेगा अपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि वहाँ पे लॉस हो रहा है उसको। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो वो 1.20 स्पॉट जो भी रहे, तो यहाँ पे बायर जो है बेच सकता है यूरो को फाइनल स्पॉट रेट ऑफ 1.18 आई बॉट इन द फ्यूचर ऑफ USD। ठीक है, तो लॉस कितने का होने वाला है, 0.02। टोटल लॉस जो होगा वो कितना होगा, 400 रुपये का USD का लॉस होगा। समझ में आया? तो फ्रेंड्स ये था हमारा 2-3 क्वेश्चन का सेट जो कि आज हमने डिस्कस किया। यदि आप चाहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन सेट और भी मैं लाऊं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, गिव योर फीडबैक एंड प्लीज लाइक द सेशन सो दैट इट कैन रीच मोर एंड मोर CIB एस्पिरेंट। और यदि आपको हमारी क्वेश्चन बैंक की रिक्वायरमेंट है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे इस नंबर पर डिटेल जानकारी के लिए, हाउ टू अवेल क्वेश्चन बैंक। धन्यवाद।